हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज का टॉपिक है द वर्ल्ड बैंक एंड स्पेसिफिकली द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक में क्या आता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या आता है, और जो रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। कि सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन वाशिंगटन डीसी। ठीक है, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वाशिंगटन डीसी जो आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये आपका एक फेडरल एरिया है, जैसे आपका इंडिया में है ना एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में मेनली आता है ना, लैंड पुलिस एंड ऑल। एक्चुअली हम वाशिंगटन डीसी के हिसाब से ही बनाए थे एनसीटी को ही। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, बेसिकली वो फेडरल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हो कि कौन से दो स्टेट के बीच में आता है ये, वर्जीनिया एंड मैरीलैंड। ठीक है, वर्जीनिया एंड मैरीलैंड स्टेट के बीच में आता है आपका एनसीटी। जैसे आपका दिल्ली, हरियाणा एंड यूपी के बीचों बीच आता है, उस टाइप का। ठीक है, तो ये एक स्पेशल एरिया है जो कि फेडरेशन ऑफ यूएसए के अंडर रहता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, ये याद रखना। और ये दोनों ही एक ही से कॉन्फ्रेंस आए थे जो हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड वॉर टू जब हो रहा था, कब हुआ था वर्ल्ड वॉर टू? 1939 से 1945 के बीच में, है ना। 1939 से 1945 के बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर टू। तो वहां पे ब्रेटन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिससे क्या हुआ, दो इंपोर्टेंट संस्था निकल के आए, है ना। एक हो गया वर्ल्ड बैंक, दूसरा हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, दोनों का काम अलग अलग है। तो आज मैं हमारा मेन फोकस रहेगा वर्ल्ड बैंक। तो इसके ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो ब्रेटन वुड्स जो है वो दैट इज इन यूएसए ओनली। ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर। तो जैसे कि पता होगा, यूनाइटेड स्टेट में 50 स्टेट है, तो उसमें से एक स्टेट का नाम है न्यू हैम्पशायर। वहां पे ब्रेटन वुड्स करके एक जगह है, ठीक है, जहां पे एक माउंट वाशिंगटन होटल, तो वाशिंगटन के नाम पे एक है होटल, माउंट वाशिंगटन होटल, माउंट वाशिंगटन। ठीक है, वहां पे क्या हुए, जो 44 अलाइड नेशन थे, मतलब मेनली तो 5 लोग थे, लेकिन उनके बहुत सारे क्या होते थे, कॉलोनी होते थे, उसमें से एक इंडिया भी था। ठीक है, अगर पूछेगा इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, तो यस, दैट इज द आंसर ऑल्सो। ठीक है, तो 44 अलाइड नेशंस के 730 डेलीगेट्स, 730 डेलीगेट इकट्ठा हुए कहाँ पे? माउंट वाशिंगटन होटल। कहाँ पे? ये ब्रेटन वुड्स में। इसलिए इसको बोला जाता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। दैट टू, ये जो ब्रेटन वुड्स से कौन से स्टेट में अगर पूछेगा, बोल मत देना कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क वगैरह में है, ये है न्यू हैम्पशायर में। ठीक है, हम ये मैप में देख लेंगे किधर है, नॉर्थ ईस्ट यूएस में है। तो क्यों हुआ था ये? टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू की वजह से क्या होता था, पूरा इकोनॉमिक व्यवस्था बिगड़ गया था, बहुत सारा कंट्री का जो क्या होता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, और रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत था, वर्ल्ड वॉर के बहुत ज्यादा भयानक जो हालत हुआ था। तो उससे निपटने के लिए दो इंस्टीट्यूशन आया, और क्योंकि मेनली वहां पे उस टाइम में अमेरिका सुपर पावर बन के खड़ा हो गया था, तो वहां पे हेडक्वार्टर बना किसका? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का। तो आईएमएफ का मेनली काम है क्या है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह बिगड़ जाता है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, जैसे हमारा इंडिया में हुआ था 1991 में, तो तभी आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया था, जिसकी वजह से हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी लाए थे, है ना। तो वैसे ही तो आईएमएफ क्या होता है, जब बैलेंस ऑफ क्रेडिट क्राइसिस होता है तभी देता है। वर्ल्ड बैंक तभी नहीं, वो कभी भी दे सकता है ना। मेनली लो इंटरेस्ट रेट में लोन देता है फॉर रिकंस्ट्रक्शन पर्पज, फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड ऑल। तो ये आपका नॉर्मल टाइम में देते हैं लोन वर्ल्ड बैंक। और आईएमएफ जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, जब अभी पाकिस्तान जैसे लोन मांग रहा है आईएमएफ से। ठीक है, तो आईएमएफ के लिए हम दूसरा एक वीडियो बना लेंगे। तो मेनली याद रख लो, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, कब हुआ था? 1944 में, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जो वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने ही वाला था। तो तभी क्या दो ऑर्गेनाइजेशन आया, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, दोनों का हेडक्वार्टर किधर है? वाशिंगटन डीसी में। फिर डीसी का फुल फॉर्म पता है आपको क्या? डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के अंदर आता है, ना कि कोई स्टेट के अंदर आता है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोला जाता है। तो वाशिंगटन करके दूसरा एक स्टेट भी है, उसको याद रखना, वो आपके वेस्ट वेस्ट कोस्ट में है। तो ये है, एक बार मैप में देख लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये पहले इसको। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो मेंबर कंट्री यहाँ पे कितना है? 189 है अभी मेंबर कंट्री वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। और लार्जेस्ट मेंबर कौन है? रिपब्लिक नौरू, नाउरू। ठीक है, ये कहाँ पे है? टाइनी साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन। साउथ पैसिफिक जो साउथ पैसिफिक आइलैंड है,
मतलब साउथ पैसिफिक में एक आइलैंड नेशन है ये, ठीक है। कब ज्वाइन हुआ था? 2016 में। तो 189th मेंबर पूछेगा तो रिपब्लिक नौरू, ठीक है, जो कि बहुत ही एक छोटा आइलैंड है, कहाँ पे है? साउथ पैसिफिक है। मतलब ये आपका जो फिजी पता होगा, फिजी, नौरू, ये सब है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में, ऑस्ट्रेलिया के राइट तरफ ये सब आता है, तो याद रख लेना 1899 नंबर नौरू। और उससे पहले कौन आया था? साउथ सूडान, जो कि 2012 में एडमिट हुआ था। साउथ सूडान एक अफ्रीकन नेशन है, ठीक है। साउथ सूडान, सूडान से अलग होते हैं, साउथ सूडान बना था। तो ये दो कंट्री का नाम याद रख लो। देन तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा भी नाम था, जिसको फॉर्मली बोलते थे यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस भी तभी बनता है 1945 में, है ना। तो इसका भी एक दूसरा नाम दे दिया क्या? यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये मेनली मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें था। तो इसलिए इसका नाम है यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये ज्यादा लोग को पता नहीं रहता है, तो याद रख लेना। ब्रिटेन वुड्स तो पता ही रहता है सबको, ठीक है। तो ये चीज हो गया। एक बार हम क्या करेंगे, इसको मैप में देखेंगे, इसको वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। तो दिस इज द यूएसए मैप। यूएसए में हम अभी देख सकते हो आप, वाशिंगटन में है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा अगर उसको जूम आउट करेंगे हम, तो ये जो देख रहे हो ये वाला एक एरिया है, ये वाला, ये आपका है वाशिंगटन डीसी, जो आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन हुआ है, ठीक है। ये वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे देख सकते हो आप मैरीलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का बॉर्डर है, और इस तरफ आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और वर्जीनिया का बॉर्डर है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है वाशिंगटन डीसी, दिट इज बॉर्डरिंग वर्जीनिया स्टेट एंड मैरीलैंड स्टेट, ठीक है। तो आप देख सकते हो वाशिंगटन। वाशिंगटन में सबसे फेमस आप लोग को पता होगा द व्हाइट हाउस एंड यूएस कैपिटल। यूएस कैपिटल जो है, यहाँ पे आप वहाँ के जो कांग्रेस मेंबर्स से बैठते हैं, सीनेट एंड क्या रिप्रेजेंटेटिव, यूएस कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव जो बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो लिंकन मेमोरियल है, और यहाँ पे आपका व्हाइट हाउस, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बैठते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे दो फेमस हेडक्वार्टर है, जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक। कहाँ गया वर्ल्ड बैंक? हाँ, वर्ल्ड बैंक, यह वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, और ये वर्ल्ड बैंक का बिल्डिंग, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, दोनों में अंतर भी देखेंगे हम। और यहाँ पे और एक चीज दिखाने वाला था, हाँ, यहाँ पे एक रिवर जा रहा है, देखो आप लोग, इसका नाम क्या है? पोटोमैक रिवर। पोटोमैक रिवर, अगर पूछेगा यू वाशिंगटन डीसी के पास कौन सा रिवर है? पोटोमैक रिवर, ये याद रख लेना। तो दो तीन चीजें बता दिया मैं आपको। फिर हम देखते हैं ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कहाँ पे है। जैसे कि मैंने बताया वो न्यू हैम्पशायर में है, ठीक है। हम थोड़ा इसको जूम आउट करेंगे, या तो अगर यहाँ पे आप ये वाशिंगटन है, ऊपर अगर जाओगे फिलाडेल्फिया, यहाँ पे न्यूयॉर्क देख सकते हो आप, न्यूयॉर्क। देन यहाँ पे है न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर, अभी कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं पता नहीं, न्यू हैम्पशायर करके। तो यहाँ पे कौन सा ये था वो, ब्रिटेन वुड्स करके, ठीक है। यहाँ पे कहीं होगा, इसको सर्च कर लेते हैं। यस, तो ये हो गया ब्रिटेन वुड्स, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है पूछेगा तो न्यू हैम्पशायर, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स। माउंट वाशिंगटन यहाँ पे देख सकते हो, माउंट वाशिंगटन, जहाँ माउंट वाशिंगटन के होटल में हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स, माउंट वाशिंगटन, फॉरेस्ट, आपका स्टेट कौन सा है? न्यू हैम्पशायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट लेक्स है, 5 लेक देख सकते हो यहाँ पे। इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है, ओएस में भी आ चुका है क्वेश्चन, ओएस या आई थिंक म्युनिसिपल जो वाला एग्जाम था, ओपीएससी एग्जाम, उसमें आया था, ठीक है। 5 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट लेक्स है, उसको पूछ सकता है वेस्ट टू ईस्ट सजाओ, ईस्ट टू वेस्ट सजाओ। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मेनली आपका कनाडा एंड यूएस का बॉर्डर कर रहा है, लेकिन एक जो लेक है, लेक मिचिगन, ये पूरा यूएस में है। बाकी जो 4 लेक है वो आधा आधा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अगर वेस्ट टू ईस्ट सजाने बोलेगा तो पहले आता है लेक सुपीरियर, जो सबसे बड़ा है, उसका लेक मिचिगन, नेक्स्ट लेक हुरन, लेक एरी, देन नेक्स्ट लेक ओंटारियो, ये वाला जो है लेक ओंटारियो, हाँ लिखा नहीं है, ओंटारियो, हाँ ओंटारियो, ठीक है। तो सुपीरियर, मिचिगन, हुरन, एरी, ओंटारियो। तो और एक्चुअली क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि जो आपका नायग्रा फॉल्स है, फेमस नायग्रा फॉल्स, वो कहाँ पे है? तो दैट विल बी बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। तो आपका यूएस एंड कनाडा के बॉर्डर में ही रहता है। और अगर पूछेगा कौन से दो लेक के बीच में है, तो बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, यहीं पे कहीं होगा। यस, यहाँ पे देख सकते हो नायग्रा फॉल्स, ठीक है, नायग्रा फॉल्स, ओके। सो दिस इज द फेमस नायग्रा फॉल्स। अगर पूछेगा कौन से दो लेक के बीच में है, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो, ठीक है। और ये 5 लेक याद रहेगा, ठीक है। अभी हम अपने वर्ल्ड बैंक के स्लाइड में चलते हैं। तो हमने ये पहला वाला स्लाइड देख लिया था, ओके।
लार्जेस्ट मेंबर कौन था? रिपब्लिक ऑफ नेहरू। और कब हुआ था? ब्रिटेन 1944। दूसरा नाम था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So it is an international financial institution that provides loans. तो वर्ल्ड बैंक जैसे मैंने बताया कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। काम क्या है इसका? प्रोवाइड्स लोन्स टू कंट्रीज फॉर देयर डेवलपमेंटल प्रोग्राम। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था, तो उनका डेवलपमेंटल के लिए, मेनली डेवलपमेंटल पर्पज के लिए, बेसिकली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, रोड हो गया, रेल हो गया, एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। तो दिस ये सब चीजें के लिए ये क्या आता था, वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन्स देता है, मतलब बहुत ज्यादा सस्ते इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। ठीक है, तो तभी तो उसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, तभी इनिशियली इसका नाम था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, आईबीआरडी था। ठीक है, तो इट इज ए यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप, 5 इंस्टीट्यूशंस लेके बना हुआ है। वो क्या 5 है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वर्किंग फॉर व्हाट, इसका गोल क्या है अगर पूछे वर्ल्ड बैंक का गोल क्या है? सो फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू अचीव द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स टू इन गोल्स ऑफ एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। इसका गोल क्या है अभी? तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करो बाय 2030। ठीक है, and boosting shared prosperity of the poorest 40% of the population in all countries। तो बेसिकली जो एक्चुअली क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होता है कोई भी कंट्री का, जो मेनली जो वेल्थ होता है, मेनली वो ज्यादा से ज्यादा बहुत ही कम लोग के पास होल्ड करके रखते हैं। मतलब 1% लोग के पास जितना जितना जायदाद है, जितना वेल्थ है, टॉप 1% के पास, बिलो 70-80% के पास उतना ही है। तो इट इज वेरी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली। तो इसलिए वो क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक का पर्पज है कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो पोरेस्ट 40% जो है, बिलो जो 40% वाले लोग को, तो प्रॉस्पेरिटी का शेयर होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए वो काम करेगा। एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करेगा। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब जैसे आपका हंगर होता है, पूरा हंगर रिलेटेड डेथ्स एंड ऑल, तो वो सबको खत्म करना उसका। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, ending extreme poverty by 2030 and boosting shared prosperity of the poorest 40% of population in all countries। नेक्स्ट, इट वर्क्स विद कंट्री गवर्नमेंट। तो वर्ल्ड बैंक के साथ कौन कौन काम कर सकते हैं? खाली क्या गवर्नमेंट काम कर सकते हैं? नहीं, उसके साथ साथ कंट्री गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर काम कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े रहते हैं, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, थिंक टैंक्स एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम। तो कौन से इश्यूज के लिए काम करते हैं? क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, जो आपको वार वगैरह होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड ट्रेड। तो ये सब एरिया में काम करते हैं। तो यहाँ पे ये स्लाइड में 2 इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया। तो जो गोल क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का? एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पोरेस्ट 40%। ठीक है, और दूसरा हमने देखा कि ऐसा नहीं कि खाली गवर्नमेंट लोग रहते हैं यहाँ पे मेंबर्स। ऐसे गवर्नमेंट तो है 189, हमने देखे 189 कंट्रीज आर मेंबर्स। उसके साथ साथ प्राइवेट एंटिटीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स वगैरह भी इसके साथ साथ मिलकर काम करते हैं। और एरियाज कौन से एरिया में काम करता है? ऑलमोस्ट ऑल एरियाज, जो कोई भी डेवलपमेंटल एरिया हो गया है ना, एनवायरमेंटल रिलेटेड, देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, सिक्योरिटी तो नहीं है, सिक्योरिटी को गलती से निकल गया, तो ये हो गया फूड सिक्योरिटी, बेसिकली एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब। ओके, तो जो 5 इंस्टीट्यूशन क्या है हम यहाँ पे देख लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट एंटिटीज। तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है, अभी जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जिसका एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इनिशियली जब 1945 में हमने पढ़ा था कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जो निकल के आया था वो दैट वाज नॉट वर्ल्ड बैंक एक्चुअली, बाद में उसका नाम वर्ल्ड बैंक पड़ा। उसका नाम था आईबीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज आईबीआरडी। 1944 में ये इंस्टीट्यूशन आया। उसके बाद 1960 में और एक इंस्टीट्यूशन आया जिसका नाम था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं आईडीए। तो आईबीआरडी एंड आईडीए दोनों मर्ज होके क्या हो गए? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बैंक है दैट इज आईबीआरडी एंड आईडीए मिलके। तो इनिशियली जो 1944 में आया था, अगर पूछे ऑप्शन में होगा आईबीआरडी, तो राइट आईबीआरडी। अगर बोल रहे हैं अरे वर्ल्ड बैंक तो ऑप्शन में है ही नहीं, नहीं, पहले इसका नाम था आईबीआरडी था, अभी भी है बेसिकली, लेकिन जब आईबीआरडी और आईडीए दोनों को मिला के बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। जबकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये दोनों के साथ साथ और 3 भी है। ठीक है, टोटल 5 है। तो एक पहला हो गया आईबीआरडी जो 1944 में आया था, फिर आपका आईडीए 1960 में, फिर है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कब आया? 1956 में। तो सारा ग्रुप में से सेकंड में आया था आईएफसी, थर्ड में आया आपका आईडीए, पहला आया आईबीआरडी, फर्स्ट आईबीआरडी 1944, सेकंड आईएफसी 1956, थर्ड आईडीए 1960, देन फोर्थ कौन आया? this thing ICSID, that is International Center for Settlement of Investment and Disputes। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका जो सेटलमेंट वगैरह होगा,
उसके लिए आया था ICSID, ये कब आया 1966 में। नेक्स्ट फाइनली 1988 में आया द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA, मिगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कब आया 1988 में आया। ठीक है, तो इस सारा को मिला के बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। 5 ऑर्गेनाइजेशन है, पांचों का नाम याद रख लेना, IBRD, IDA, IFC, मिगा, ICSID। अच्छा, अगर पूछेगा भारत जो है सारे चीज का मेंबर है क्या, तो आंसर होगा नहीं, ICSID का मेंबर नहीं है। वो क्यों नहीं है हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो बाकी चारों का मेंबर है इंडिया। फाउंडिंग मेंबर है क्या बाकी चारों का? नहीं नहीं, सबका नहीं है, लेकिन ये तीनों का है। IBRD का है, IDA का है, IFC का है, तो ये तीनों का फाउंडिंग मेंबर है। मिगा का वो 1994 में ज्वाइन किया था, हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन में हमने देख लिया 5 इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आता है, और उसमें से कौन सा 2 इंस्टीट्यूशन जो है IBRD एंड IDA वो वर्ल्ड बैंक में आता है। तो वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों डिफरेंट है। ओके, तो सबसे पहला आया था IBRD, सेकंड में आया IFC। अगर पूछे अरेंज करने बोलेगा कि सीरियली क्रोनोलॉजिकली बताओ किसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन आया, तो पहले क्या होगा? IBRD, सेकंड कौन आएगा? IFC, थर्ड IDA, देन फोर्थ ICSID, फिफ्थ इज 1980। फिर पूछेगा अगर इंडिया कौन किसका मेंबर है, तो ये पहला 4 का मेंबर है, तो लास्ट वाला उसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ICSID। फिर पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है, तो पहला 3 का है। ठीक है, ये वाला पहला 3 का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, IBRD, IDA एंड IFC का। मेगा का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, लेटर ज्वाइंट। ओके, तो ये स्लाइड में ये हमने देख लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ तो एक के बाद एक करके हम जो 5 इंस्टीट्यूशन वहां पे देखे हम जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर आता है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला हमने देखा था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जो कि 1944 में एस्टेब्लिश हुआ। ये वाला क्यों नहीं आ रहा है हाइलाइटर? ठीक है, पेन देखते हैं। तो 1944 में आया, कौन सा आया? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, सॉरी। तो IBRD का काम क्या है? तो जो 5 इंस्टीट्यूशन है, एक ही तो बना सकता था, 5 क्यों बनाया? तो 5 का अलग अलग काम होगा, तभी तो 5 बनाया, एक के बाद एक करके आया है ना। पहले से इनिशियली से 5 नहीं था। तो इनिशियली जो IBRD आया था उसका काम क्या था कि IBRD लेंड्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो किसको लोन देता है? मेनली मिडिल इनकम कंट्रीज को। ठीक है, हायर इनकम वाले को लोन तो चाहिए नहीं, वो उनके पास आ ही जाता है पैसा पैसे के लिए, है ना, अपना बॉन्ड वगैरह इशू करके ले आते हैं। लेकिन जो मिडिल इनकम कंट्री, तभी क्या होता था 19 जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे कंट्रीज जब इंडिपेंडेंट हुए, तो उनको उनको रैपिडली ग्रो करने के लिए क्या चाहिए था? लोन चाहिए था, टेक्नोलॉजी चाहिए था। ठीक है, तो वो सब के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हुए थे। तो वर्ल्ड बैंक जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसका काम क्या था? उसको लैंड करना था। लैंड मतलब उधार देना। अभी जैसे हम लोग बैंक से जाके उधार लेते हैं, तभी सरकार को पैसा चाहिए तो कौन से बैंक से लेगा, है ना? उसको तो पैसा देने के लिए भी बड़ा बैंक चाहिए, इसलिए एक विश्व बैंक बना था, दैट इज जो वर्ल्ड बैंक है, जो इनिशियली इसका नाम था IBRD। तो इसने क्या किया? मिडिल इनकम और क्रेडिट और दी लो इनकम ग्रुप को लोन देता है। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुका है, क्योंकि वो जो 44 अलाइड कंट्रीज थे, ठीक है, 44 अलाइड कंट्रीज, तो उसका बिकॉज आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो था, तो इंडिया बिकॉज कॉलोनी था, तो ये भी उसका फाउंडिंग मेंबर हो गया। तो पहले जो पहला कौन सा लोन था जो IBRD ने इंडिया को दिया था, कब दिया था? 1949 में दिया था। किसको दिया था? इंडियन रेलवेज को। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज को लोन दिया था फास्ट लैंडिंग में IBRD। तो आप पूछेगा अगर IBRD पहले लोन कब दिया था भारत को? 1949 में। और किसके प्रोजेक्ट के लिए दिया था? इंडियन रेलवेज को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट सेकंड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं IDA, और कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1960 में। इज द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सेकंड कौन सा था? IFC, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो बिकॉज IBRD और IDA दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक बनता है, तो इसने यहाँ पे देख दिया है। तो जैसे हमने देखा IBRD किसको देता है? मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम। ऑल्दो लो इनकम है, लेकिन उसका जो क्रेडिट स्टेटस होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रैंकिंग, क्रेडिट वर्दीनेस, वो अच्छा है ना। जो आपके बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं, मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, वो सब रैंकिंग करते हैं ना, कौन से कंट्री का क्या, मतलब कि कितना रैंक है, कि उसको लोन लेने से वो देने का, उसका जो उसको रिटर्न करने का कितना उसके पास कैपेसिटी है एंड ऑल लाइक दैट। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी एक हो सकता है सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो दो एक क्रेडिट एजेंसी जो बहुत फेमस है इंटरनेशनली, एक है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, है ना, एक है मूडीज। ठीक है, तो ये दोनों रैंकिंग करते हैं कंट्रीज को,
अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलते हैं इनको, ठीक है। ओके, तो पहले हमने देखा आईबीआरडी, देन सेकंड आईडीए। तो आईडीए आईडीए क्यों बना अलग से? तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। आईबीआरडी तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता है 1% या जो भी 2% लेता ही होगा, लेकिन आईडीए जो है इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। लेकिन किसको देगा? जो पोर कंट्रीज है, पोरेस्ट कंट्रीज बेसिकली, है ना। तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स को बोलते हैं क्रेडिट्स, और ग्रांट्स मतलब जो वापस नहीं मिलेगा, मतलब एक बार दे दिया मतलब दे दिया, उसको वापस नहीं लेंगे। तो आईडीए जो है ये चीज करता है। तो ये जब 1960 में हुआ तो 1960s 70s में भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिला इस आईडीए से, है ना। अभी तो भारत बिकॉज लो इनकम कंट्रीज में आ जाता है, लोअर मिडिल इनकम, तो आईडीए से कम ही लोन मिलता है ट्रांजिशन फेज में अभी भारत। तो मेनली आईबीआरडी से लोन मिलता है, आईडीए से कम मिलता है, लेकिन 1960s 70s में बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था मेनली, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया, दूसरे से ग्रांट्स भी मिलता है, ग्रांट्स जो जिसको हम कंट्रीज को वापस करना नहीं रहता है। तो आईडीए किसको लोन देता है? पोरेस्ट कंट्रीज को, ठीक है। तो पोरेस्ट कंट्रीज को देगा आईडीए, और मिडिल इनकम कंट्रीज को देगा आईबीआरडी। तो पहले भारत को कब मिला था? 1961 में, जैसे ही बन गया, एक साल के अंतर ही मिलेगा। किसके लिए मिला था? हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। आईडीए का भी है, आईबीआरडी का है। तो इंडिया इज करेंटली क्लासिफाइड एज ए ब्लेंड कंट्री। तो अभी भारत को जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो ब्लेंड कंट्री में क्लासिफाई करता है। मतलब क्या? डिफाइंड एज वन इन ट्रांजिशन, अभी ट्रांजिशन में है, फ्रॉम लोअर मिडिल इनकम टू मिडिल इनकम, ठीक है। लोअर मिडिल इनकम टू मिडिल इनकम में जाता है। तो इसको क्या है? इज क्रेडिट वर्दी फॉर लेंडिंग फ्रॉम बोथ, तो इसलिए बोथ आईडीए एंड आईबीआरडी से इसको लोन मिल सकता है। आईडीए से मिलेगा तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन्स है और ग्रांट्स भी मिल जाता है, ठीक है। तो भारत को अभी मिल रहा है। तो वंस ये लोअर मिडिल इनकम से थोड़ा मिडिल मिडिल में आ जाएगा या अपर मिडिल में आ जाएगा, तो मे भी आईडीए से मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के दो जो पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड वन था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन ये दूसरा इंस्टीट्यूशन मतलब था जो कि एस्टेब्लिश था अंडर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मतलब अगर क्रोनोलॉजिकली जाएंगे तो पहले आईबीआरडी, उसके बाद आईएफसी बनता था, उसके बाद आया जाके आईडीए। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इसका काम क्या है बेसिकली? ये जो है आपका प्राइवेट एंटिटीज को लोन देता है, प्राइवेट सेक्टर को। जैसे वो जो हमने देखा आईबीआरडी एंड आईडीए, वो खाली सॉवरेन गवर्नमेंट को लोन देता है, लेकिन कोई अगर प्राइवेट सेक्टर को चाहिए लोन तो ये आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो IFC is the largest global development institution focused exclusively on private sector, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइवेट आर्म ऑफ द ग्लोबल बैंक। अगर पूछेगा प्राइवेट आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, सॉरी ग्लोबल बैंक नहीं, प्राइवेट आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो आंसर क्या है? IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ओके। जबकि आईडी एंड आईबीआरडी किसको देते हैं? ओनली सॉवरेन गवर्नमेंट्स को देते हैं। नाउ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, इट आल्सो फाइनेंसेस एंड प्रोवाइड्स एडवाइस। तो ये फाइनेंस भी करता है प्लस एडवाइस भी देता है प्राइवेट पब्लिक वेंचर्स को। इट प्लेज ए कैटालिटिक रोल इन स्टिमुलेटिंग एंड मोबिलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इट प्लेज ए कैटालिटिक रोल इन स्टिमुलेटिंग एंड मोबिलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए भी ये हेल्प करता है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। तो पहले से हमने डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी। तो आईबीआरडी, आईडी एंड आईएफसी के फाउंडिंग मेंबर है भारत, ठीक है। तो 1956 हो गया। तो प्राइवेट आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज आईएफसी। नेक्स्ट मूविंग टू द फोर्थ वन, द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1988 में ना, मिगा, MIGA, मतलब मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये क्यों क्रिएट हुआ था? टू प्रमोट एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपको पता है एफडीआई जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है सरकारों के लिए, जो कि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स करते हैं। एफडीआई आने से क्या होता है? उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है ना, उसके साथ टेक्नोलॉजी भी मिलता है। एफडीआई और एफपीआई दोनों में क्या अंतर है? एफडीआई एंड एफपीआई, एफडीआई एंड एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये तो मैंने फुल फॉर्म बता दिया। अंतर क्या है? मेनली एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है ना। और जो एफपीआई होता है वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। जैसे अभी कोविड का थोड़ा बढ़ रहा है केसेस, तो एफपीआई अगर कोई होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तुरंत विड्रॉ करके ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए एफपीआई से ज्यादा अच्छा एफडीआई माना जाता है, क्योंकि एफडीआई के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, तो तुरंत विड्रॉ नहीं करते हैं और टेक्नोलॉजी भी उसमें आता है रहता है। तो ठीक है, तो मीगा का काम क्या है कि प्रमोट एफडीआई इनटू डेवलपिंग कंट्रीज टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी, इंप्रूव पीपल्स लाइव्स। तो वो तो एफडीआई तो हम गवर्नमेंट ला सकते हैं, लेकिन मीगा का काम क्या है? बेसिकली जो फुलफिल्स दिस मैंडेटरी ऑफरिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस।
तो अगर कोई कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एक तो उसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बहुत कम हो जाता है, इसलिए जो इंस्टीट्यूशन है उनको लोन नहीं देते हैं। तो जो मीगा है ये क्या करता है, पॉलिटिकल रिस्क का इंश्योरेंस देता है, एक गारंटी देता है, अगर कुछ भी वहां पे प्रॉब्लम होता है तो दे विल प्रोवाइड द मनी। ओके, तो मीगा फुलफिल्स इज मार्केट बाय ऑफरिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटीज टू इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर और लेंडर्स होते हैं उनको एक रिस्क, उसका एक इंश्योरेंस चाहिए रहता है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर देंगे उनका पैसा डूब गया तो somebody सम लाइक जैसे अगर कोई भी सरकार जो लोन लाता है तो उसका जो कंसोलिडेटेड फंड रहता है उसके उसको मतलब मॉर्गेज में डाल के लाता है, ठीक है। लेकिन अभी कहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस ही चल रहा है, तो वहां पे कौन शासन व्यवस्था कौन चला रहा है पता नहीं। तो जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, ऐसा जो वार ट्रोन जोन होता है, अफ्रीकन कंट्रीज, तो वो सबके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो आम जनता है उसको तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो सिक्योरिटी कौन देता है, बेसिकली सिक्योरिटी या इंश्योरेंस, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, MIGA, that is Multilateral Investment Guarantee Agency. So MIGA was created to complement public and private sources of investment insurance against non-commercial risks, है ना। कमर्शियल रिस्क के लिए नहीं देता है गारंटी, नॉन कमर्शियल रिस्क क्या, जैसे कि करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी, ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएशन, वार, टेररिज्म, है ना। अगर वहां पे आपको बहुत ज्यादा वार हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, सिविल डिस्टर्बेंस, है ना, इसके जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब चीज में क्या होता है, इजिली लोन नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो मीगा होता है वो आता है उनको रेस्क्यू के लिए, बेसिकली पॉलिटिकल रिस्क के लिए या नॉन कमर्शियल रिस्क जिसको बोलते हैं, उसके लिए गारंटी या इंश्योरेंस देता है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है क्या, नहीं। इंडिया लेटर ज्वाइन किया कब, जनवरी 1994 में, जबकि ये 1988 में बन गया था। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द फाइनल वन, फाइनल branch of World Bank Group, you can say. तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। तो ICSID ये कब बना था, 1988 था ना। थोड़ा मैं गलत लिख दिया लग रहा है, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था ना। अच्छा, ICSID, हाँ वो सही, मेगा सही है, 1988 1994, ये 1966 में बना था। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा एडिट कर देते हैं, 1966, ठीक है। तो ICSID जो है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा, मेगा तो था इन्वेस्टमेंट के लिए गारंटी दे रहा था, पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट में या नॉन कमर्शियल जो रिस्क होता है उसके लिए गारंटी या इंश्योरेंस दे रहा था। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉल्व कौन करेगा। तो 1966 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICSID। वो क्या करता है, इंटरनेशनल फैसिलिटी देता है फॉर कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो भारत इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ICSID। तो बिकॉज इंडिया ने क्या बोला कि ICSID कन्वेंशन इज फेयर नहीं है, ये कन्वेंशन रूल्स फॉर आर्बिट्रेशन लीन्ड टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज मतलब जैसे कि जो G7 कंट्रीज जैसे हैं, USA एंड यूरोपियन यूनियन, दिस काइंड ऑफ फ्रांस एंड ऑल। सो वो बेसिकली मेनली वर्ल्ड बैंक और IMF में USA का ज्यादा चलता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा फंडिंग देते हैं। तो जैसे विश्व बैंक के लोग, बैंक के लिए तो पैसा ही चाहिए, बैंक पैसा कौन देगा, बड़े बड़े कंट्रीज, सारा कंट्री का कंट्रीब्यूशन रहता है, बोथ इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर GDP। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता था कौन, USA। तो ऑल्दो दूसरे कंट्रीज बाद में GDP वाइज उनका ग्रोथ हो गया, लेकिन उस हिसाब से उनका शेयर नहीं बढ़ा। तो इसलिए वोटिंग में भी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग पावर किनका रहता है, जो ज्यादा फंडिंग देता है, ठीक है। तो ICSID भी उसी हिसाब से क्या था, वो लीन्ड टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि क्योंकि उनके उनसे ज्यादा फंडिंग वगैरह आता था, है ना। और इवन द चेयरमैन जो बनता था इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, वो कौन से चेयरमैन था, वो वर्ल्ड बैंक का ही चेयरमैन था, है ना। और चेयरमैन अपॉइंट करता था आर्बिट्रेटर्स को। इफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, है ना। एक तो चेयरमैन जो है, बिकॉज वोटिंग राइट्स जिसके पास ज्यादा है तो चेयरमैन वही चूज करता है, बेसिकली बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे USA का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है चेयरमैन चूज करने में, ना वो चेयरमैन ही आर्बिट्रेटर्स को बनाएगा, मतलब जो वहां पे जजमेंट देंगे, है ना। और अगर वहां का उनका आर्बिट्रेशन सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो अग्रीड जो पार्टी है, कोई अगर देश उनके अवार्ड से संतुष्ट नहीं है, जैसे हम हाई कोर्ट के संतुष्ट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं भारत में, वैसे ही अगर वहां पे कोई अग्रीड पार्टी है वो संतुष्ट नहीं है आर्बिट्रेशन की अवार्ड से, तो अपील कहाँ करेगा, एक पैनल को
जो आर्बिट्रेशन मतलब पैनल रहेगा, अपीलेट पैनल पैनल, तो वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, विच विल आल्सो बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आईसीएसआईडी। और तो क्या होता है, तो इससे सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं मिलता है, तो देयर इज नो स्कोप फॉर रिव्यू ऑफ द अवार्ड, तो नो स्कोप फॉर ए रिव्यू ऑफ द अवार्ड बाय इंडियन कोर्ट। तो वो जो वहां पे जो जजमेंट आएगा उसको रिव्यू भी नहीं कर सकता भारत के कोर्ट, ठीक है, इवन इफ द अवार्ड इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसके लिए, तो बिकॉज ये बहुत ज्यादा फेयर नहीं था, तो क्या हो गया, भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया, अब तक ज्वाइन नहीं किया है। तो पांचों में से पांच जो ब्रांचेस है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, उसको उसमें से 4 को इंडिया ज्वाइन किया है, उसमें से 3 का वो फाउंडिंग मेंबर है, और किसका मेंबर नहीं है, आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, और मेगा का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक का मेंबर कौन बन सकता है, कोई भी बन सकता है। सो टू बिकम ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का मेंबर होने के लिए क्या चाहिए, अंडर द आईबीआरडी आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट ए कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो पहले तो आपको आईएमएफ को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आईबीआरडी को ज्वाइन कर सकते हो, है ना, जो कि आईबीआरडी किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, या वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी है। और अगर आप आईडीए, आईएफसी और मेगा का मेंबर होना चाहते हो, तो आप कम से कम आईबीआरडी का मेंबर होना चाहिए। तो पहले आईएमएफ ज्वाइन करो, तभी आप आईबीआरडी ज्वाइन कर सकते हो, आईबीआरडी ज्वाइन करने के बाद ही आईडीए, आईएफसी और मेगा को ज्वाइन कर सकते हो। सो आईडीए और आईएफसी एंड मेगा का मेंबरशिप कंडीशनल है ऑन द मेंबरशिप ऑफ आईबीआरडी। और आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, तो जिसका भारत मेंबर है नहीं, वो अवेलेबल है टू आईबीआरडी मेंबर्स एंड दोज व्हिच आर ए पार्टी टू द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, पार्टी टू द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन द इन्विटेशन ऑफ द आईसीएसआईडी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बाय वोट ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो आईसीएसआईडी के लिए आपको भी आईबीआरडी का मेंबर होना पड़ेगा, जो कि आईबीआरडी के लिए आपको आईएमएफ का मेंबर होना पड़ेगा। और दोज व्हिच आर पार्टी टू द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग। ठीक है, एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, उसके सारे जो बॉडीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग है आपका नेदरलैंड्स में, ठीक है, ऑन द इन्विटेशन ऑफ द आईसीएसडी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बाय अ वोट ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स। तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के जो बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस है उसको ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया। नाउ एक इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, जो कि बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड आपका वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ एंड ऑल, तो ये सबका रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को मैंने डिस्कस किया है, तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये अभी हमेशा आता है क्वेश्चन में आजकल, है ना, उसका जो 10 क्राइटेरिया है वो भी याद रख लेना। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो 10 क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, और भारत कौन से क्राइटेरिया में अच्छा कर रहा है, किसमें अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज्यादा रैंकिंग भारत का इंप्रूव हुआ है। तो 2020 में इसका रैंक कितना था, 63rd, जो कि 2014 के आसपास अराउंड 144 के आसपास था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, रैपिड इंप्रूवमेंट, तो कुडोस टू इंडिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 63 रैंक, और टॉप रैंक किसका है, न्यूजीलैंड। ठीक है, हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम 30 के अंदर तो आ ही जाए। नेक्स्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, तो जो रेमिटेंस क्या होता है, जो कोई भी देश के जो लोग अगर बाहर के देश में काम करते हैं तो अपने देश में पैसा भेजते हैं, है ना, अपने जो हस्बैंड वाइफ, पिता माता बच्चे, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है, तो भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, सबसे ज्यादा जो भारत के लोग बाहर भी रहते हैं और रेमिटेंसेस भी सबसे ज्यादा आता है, तो इंडिया का रैंक 1 है यहाँ पे। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स मतलब कोई भी आपका सामान है ना, गुड्स है, वो कितना जल्दी और कितना अच्छी तरीका से क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज जल्दी मूव कर रहा है क्या, भारत के अंदर या भारत के बाहर। तो उसके हिसाब से भारत का रैंक कितना है, 44, जबकि पहला रैंक किसको मिला है, जर्मनी को मिला है। ठीक है, तो भारत का रैंक कितना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, 44। और कौन रिलीज करता है, ये सारा तो वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। ठीक है, तो सारा रिपोर्ट याद रखना, वर्ल्ड बैंक कौन रिलीज करता है। अगर आ गया ये क्वेश्चन में, कम से कम दूसरा रिपोर्ट अगर रहेगा वहां पे वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में रहेगा, वो एलिमिनेट भी हो सकता है, तो इसलिए सारा रिपोर्ट याद कर लो। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों का बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। तो एजेंट ऑफ बिजनेस हो गया, रेमिटेंसेस रिपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, देन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है मेनली ये हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स के आधार पर बनता है, और कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक। ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल मतलब जो ह्यूमंस है, इंसान है, उनको कैसे आप बढ़ा रहे हैं, है ना, उनका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा रहे हैं आप, उनका हेल्थ को अच्छा रख के, उनका एजुकेशन बढ़ा के और स्किल्स बढ़ा के।
तो इसमें भारत का रैंक बहुत ही ज्यादा खराब है, 116 है। और सबसे नंबर 1 कौन है? एशियान कंट्री सिंगापुर, ठीक है। सो अगर सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया जैसे लोग एशिया में रह के वो लोग कर सकते हैं इतना डेवलप, चाइना ऑल्सो, तो वही इंडिया कैन डू, है ना, कर सकता है इंडिया, लेकिन कोऑपरेशन चाहिए सेंटर एंड स्टेट का। तो जो फालतू का पॉलिटिक्स करके उसको छोड़ के आपका ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, है ना। लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन कैपिटल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो 2021 का थीम यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, डाटा फॉर बेटर लाइव्स, डेटा फॉर बेटर लाइव्स। 2021 का थीम था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। थीम क्या था 2021 का? थीम है डेटा फॉर बेटर लाइव्स, कैसे डेटा का यूज करके हम बेटर लाइव्स बना सकते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। आईएमएफ का भी ऐसा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक आता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, अगर ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट पूछा है तो वर्ल्ड बैंक, अगर पूछेगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो आईएमएफ हो जाएगा। और भारत का पूछेगा भारत का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडेक्स, तो वो हो जाएगा आरबीआई, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी को रक्षा करने का काम किसका है? आपका जो सेंट्रल बैंक होता है कोई भी देश का, और आईएमएफ का भी है, बालांस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचाता है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल डेवलपमेंट अगर पूछा है तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वो भी वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगर ये वाला कंफ्यूज हो सकता है, डेवलपमेंट दिया करके यूएनडीपी मत लिख देना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो वर्ल्ड है करके वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, ठीक है। नाउ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, वो भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना, इसको कंट्रीज को रैंक होता है, कंट्रीज एंड सिटीज को वहां पे रहना बहुत ज्यादा मतलब अच्छा है। इसमें आपका नंबर 1 आया था, आई थिंक ऑस्ट्रिया आया था नंबर 1 पे, जितना याद आ रहा है मुझे। ऑस्ट्रिया का जो वियना कंट्री, वियना है ऑस्ट्रिया का कैपिटल, वियना, आई थिंक दैट वाज नंबर 1। जबकि भारत में आई थिंक दो कंट्री, दो सिटी ही आ चुका था अंदर। तो बेसिकली इसका मुझे, मैं डाटा उसको मिला नहीं, मतलब मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया सर्च करने के लिए, तो उतना ही याद है। ऐसे भारत के अंदर भी एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, वो भी रैंकिंग करता है दूसरे दूसरे सिटीज को, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर जो क्राइटेरिया होता है वहाँ पे। हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, मैंने हेल्थ एजुकेशन तो नहीं, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है वहाँ पे देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एजुकेशन भी उसका है ही, है ना, ईज ऑफ लिविंग में वो भी आएगा। ओके, नेक्स्ट, द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, डेट स्टैटिस्टिक्स, सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ठीक है। सारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, सबको याद रखने की कोशिश करो, है ना। कम से कम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मैं हाईलाइट किया हूँ, तीनों नीचे तीनों का अगर छोड़ भी देते हो, ऐसे ईज ऑफ लिविंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारा इंपॉर्टेंट है जो भी हाईलाइटेड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। ये वाला कंफ्यूज हो सकता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको याद रखना। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हो गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, है ना, याद रखना। डेवलपमेंट को अगर चेंज करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गया तो आंसर हो जाएगा आईएमएफ, तो ये थोड़ा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो भारत में कौन से प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड बैंक फंड कर, अच्छा, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट को फंड कर चुका है। 2019 और 2020 में कौन सा प्रोजेक्ट फंड हुआ था वो हम यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे देखो कि थोड़ा प्रोजेक्ट का नाम अगर याद रह गया तो अच्छा है। जैसे एग्रीमेंट टू इम्प्रूव छत्तीसगढ़ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने साइन किया हुआ है, मतलब लोन दिया हुआ है। देन एग्रीमेंट टू बूस्ट रूरल इनकम अक्रॉस 13 स्टेट्स इंडिया, रूरल इनकम कहाँ बढ़ाना है? 13 स्टेट्स में। एग्रीमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल फंडिंग टू एनहांस डैम सेफ्टी, एडिशनल फंडिंग टू प्रोवाइड एनहांस डैम सेफ्टी इन इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। लोन टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन तमिलनाडु, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली वर्ल्ड बैंक की पैसा से बन जाता है, अपना स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी पैसा डालते हैं प्रोजेक्ट्स में, लेकिन वर्ल्ड बैंक से फंडिंग आता है तो क्या होता है, ये वाला प्रोजेक्ट्स के लिए इजीली लोन मिल जाता है सस्ते में, सस्ते इंटरेस्ट में। और जो भारत का या कोई भी स्टेट का जो पैसा है वो दूसरे कोई प्रोजेक्ट में, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वगैरह में यूज हो सकता है ना। लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन झारखंड, ठीक है, अर्बन सर्विसेज इन झारखंड को बढ़ाने के लिए भी वर्ल्ड बैंक लोन दिया है। लोन टू हेल्प ट्रीट एंड एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जैसे हमारा टारगेट है भारत में टीबी कब तक हटाना है? 2025 के था, जबकि यूनाइटेड नेशन का टारगेट कितना है? 2030। तो हमने एम्बिशियस टारगेट रखा है, तो उसके लिए भी हेल्प चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन से सब के लिए, तो उसके लिए भी लोन दिया है। देन फास्ट रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम, रेजिलिएंट केरला, तो
तो रेजिलियंस टू व्हाट, फूड है क्या? नहीं, रेजिलियंट टू नेचुरल अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर। आपको पता होगा केरला का बहुत ज्यादा फ्लड हुआ था रिसेंटली, है ना, 2-3 साल पहले। और हमें लगातार फ्लड्स होता रहता है, तो वहां को जो रेजिलियंस करने के लिए बेसिकली केरला को वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। बेसिकली रेजिलियंस कैसे करेंगे, वहां पे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर के रिलेटेड उसको थोड़ा इंप्रूव करेंगे, वहां पे पॉल्यूशन वगैरह को कम करेंगे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा से बिल्ड करेंगे, है ना। रीबिल्ड केरला अभी प्रोग्राम हुआ था लॉन्च, जिसको इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। तो फास्ट रेजिडेंट केरला प्रोग्राम फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर को बचने के लिए। लोन फॉर उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एग्रीमेंट टू हेल्प उत्तर प्रदेश को डेवलप करने के लिए फॉर सेफर रेजिलियंट एंड ग्रीन रोड्स। सेफर रेजिलियंट एंड ग्रीन रोड्स कहां पे बनाने के लिए? उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तराखंड के वर्कफोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए। और ये सब देख लिया। देन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फॉर 125 लाख, 125 नहीं 1.25 लाख स्मॉल होल्डर फार्मर्स। स्मॉल होल्डर मतलब जो कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जिसका जमीन 2 हेक्टेयर से कम रहता है। तो ऐसे 1.25 लाख स्मॉल होल्डर फार्मर्स ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा के 1.25 लाख स्मॉल होल्डर फार्मर्स को हेल्प करने के लिए किसमें? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। बेसिकली उनको सीड्स ऐसे प्रोवाइड करो जो कि ड्रॉट रेजिलिएंट हो एंड ऑल। ड्रॉट फ्लड से रेजिलिएंट होना चाहिए। ड्रॉट मतलब सूखा जो पड़ जाता है, सूखा, फ्लड्स, है ना। उड़ीसा में तो पता ही होगा आपका, हर साल आपका साइक्लोन वगैरह आता रहता है। इवन ड्रॉट्स भी बहुत ज्यादा एरिया में पड़ता है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। वो सब बढ़ाने के लिए क्या होता है, वर्ल्ड बैंक लोन दिया है ओडिशा के स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए, ठीक है, फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। देन प्रोजेक्ट टू हेल्प मॉडर्नाइज वाटरवेज इन आसाम। तो वाटरवेज का मॉडर्नाइज करने के लिए आसाम में भी वर्ल्ड बैंक। अच्छा, अभी भारत ने बहुत ज्यादा एक एम्बिशियस प्रोग्राम चालू किया था, है ना, कौन सा है? नेशनल वाटरवे। तो भारत की बहुत ज्यादा जो नदी है जहाँ पे सालों भर जल रहता है, मेनली आपका नॉर्दर्न रिवर, जो हिमालयन रिवर्स होते हैं, है ना, तो वहां सब में कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, बहुत बहुत आपके कार्गो एंड ह्यूमंस बेसिकली। तो उनके लिए क्या होता है, वो नेशनल वाटरवे बन रहा है। तो आसाम में आपका कौन सा नंबर वाटरवे है? नेशनल वाटरवे 2, ब्रह्मपुत्र रिवर में है। 1 जो है गंगा में है ना। ओडिशा में भी एक नेशनल वाटरवे, ओडिशा में एक नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे नंबर 5। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ आता है बताओ मुझे। चलो मैं बता देता हूँ। आपका तालचेर से होके आपका धामरा तक आता है ना। नेशनल वाटरवे 5 तालचेर से धामरा। कौन सा रिवर होगा? ब्राह्मणी रिवर, ठीक है, उड़ीसा में है। ओके, देन प्रोजेक्ट टू हेल्प मॉडर्नाइज वाटरवेज इन आसाम, महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट, तो ये सब 2019 का प्रोजेक्ट था। 2020 में आपका क्या क्या प्रोजेक्ट है? ऐसे अटल भूजल योजना तो ऐसे आया था आपका, कब आया था ये आपका? 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 2019 में ये अनाउंस हुआ था। तो अटल भूजल योजना मतलब, भूजल मतलब जो भूमि के नीचे जो जल है उसको कैसे निकाला जाए। तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब जिसमें आपका स्टेट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, सेंटर ही कंट्रीब्यूशन करता है। तो पूरा 6000 करोड़ खर्चा होगा, 6000 करोड़ रुपया फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कितना खर्च होगा? 6000 करोड़। तो उसमें से वर्ल्ड बैंक देगा 50%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा 50%। तो वर्ल्ड बैंक से कितना आएगा? 3000 करोड़ आ जाएगा 5 साल के अंदर, ठीक है। तो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट फंडिंग होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक, 50:50:50। द आइडेंटिफाइड ओवर एक्सप्लोटेड वाटर स्ट्रेस एरियाज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो इनिशियली ये स्कीम का इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मेनली आपको वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाला जो स्टेट्स है वो है। अगर आप मैप से अगर याद रखना चाहोगे तो पहले कौन सा आता है? ऊपर राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटका। तो ये 4 हो गया। और 3 कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये 7 स्टेट के लिए इनिशियली ये अटल भूजल योजना जो है इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक जल जीवन मिशन भी है जो कि अटल भूजल योजना को ही सप्लीमेंट कर रहा है। तो दैट इज डिफरेंट, दैट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो वो मेनली है पाइप ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। और भूजल योजना जो है आपका किसके लिए है? जो ग्राउंड वाटर को हार्नेस के लिए, है ना, अच्छे से हार्नेस करके उसको ड्रिंकिंग पर्पज एंड इरिगेशन के लिए यूज करने के लिए। जबकि जल जीवन मिशन जो है वो मेनली आपका किसके लिए था? पाइप हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो हाउस होल्ड्स को अच्छा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए वो था, वो मिशन जो है कौन सा था? जल जीवन मिशन। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, स्टार्स। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, स्टार्स बोलते हैं इसको। क्या फुल फॉर्म हो गया? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड
रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है, इसमें क्या है, क्वालिटी टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्वालिटी एंड गवर्नेंस बढ़ाने के लिए स्कूल एजुकेशन में 6 इंडियन स्टेट्स में। तो कौन से 6 इंडियन स्टेट्स है? हिमाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ में है, केरला जो साउथ में है, मिडिल में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान आपको वेस्ट में है। तो ये 6 हो गए स्टेट्स। ठीक है, ऊपर हो गया हिमाचल प्रदेश, नीचे हो गया केरला, और बीचों बीच वाले जो 3 स्टेट्स हो गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, और राजस्थान जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, इसके लिए $500 मिलियन US डॉलर एलोकेट हुआ है, मतलब बेसिकली लोन दे रहा है। कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक दे रहा है। नेक्स्ट चिराग, एक चिराग स्कीम आया था, ये सब रिसेंटली लॉन्च हुआ था 2020 में एंड में। छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। क्या है चिराग का फुल फॉर्म? C फॉर छत्तीसगढ़, CH फॉर छत्तीसगढ़, I फॉर इंक्लूसिव छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव, देन R फॉर रूरल, AA फॉर एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर। तो छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। ठीक है, चिराग फुल फॉर्म हो गया छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट नागालैंड के लिए एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट, वो उसके लिए भी लोन दे रहा है वर्ल्ड बैंक नागालैंड में। कौन से स्टेट में, अगर पूछा कौन से नॉर्थ स्टेट के लिए मेनली एजुकेशन के लिए अभी वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है, दैट इज नागालैंड, एनहांस्ड क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। अच्छा मुझे बताओ नागालैंड का कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ। सेकंड, एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम। सेकंड क्यों? तो पहले भी आ चुका है सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम, तो पहले आपका आईडीए ने लोन दिया था, अभी वर्ल्ड बैंक मतलब आईबीआरडी ने दिया है बेसिकली। तो ये सेकंड है फॉर एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम। बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों का जॉब वगैरह चला गया है, तो वो जो वल्नरेबल एंड पुअर हाउसहोल्ड्स है उनको क्या करने के लिए, उनका सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम है ना। तो उसके लिए भी लोन दिया है $400 मिलियन का, $400 मिलियन वर्ल्ड बैंक। सेकंड, डैम इंप्रूवमेंट एंड ड्रिप बोलते हैं, ड्रिप 2, ड्रिप 1 भी था, अभी ड्रिप 2 प्रोजेक्ट है, जैसे ये वाला सेकंड प्रोजेक्ट चल रहा है सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स, जैसे ड्रिप 2। ड्रिप का फुल फॉर्म क्या है? सेकंड तो है सेकंड ड्रिप, डैम इंप्रूवमेंट, डी फॉर डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, डैम इंप्रूवमेंट रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, इसके लिए $250 मिलियन। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथ में हमने डिस्कस किया अच्छे से, तो फिर से इसको रिवाइज कर देना आप लोग अच्छे से। रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मुझे इंक्लूड करने का नहीं था, थोड़ा लेंथ हो गया इसकी वजह से, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है सारे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, पूछ सकता है कि कौन सा बैंक दिया हुआ है ना, तो थोड़ा इसको याद रखना, और रिपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप अपना फीडबैक दीजिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, आपको अच्छा लगा कैसे लगा, अगर कुछ मिस्टेक्स है वो भी बताइए। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।